आज हम करने जा रहे हैं प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स विच इज़ यूनिट 6 ऑफ इग्नू MEC 001। हमारा पहला टॉपिक है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। तो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन को शो किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो प्रोडक्शन है इट इज़ द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो जो प्रोडक्शन होता है कैपिटल और लेबर का फंक्शन होता है, इन दोनों पे वो डिपेंड करता है। अब लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब हुआ? तो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसको हम इस डायग्राम से शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक तरफ हमने कैपिटल शो किया है, वाई एक्सिस पे कैपिटल को शो कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे लेबर को शो कर रहे हैं, और हमने ये आइसोकॉन्ट बनाए हैं। तो Q1 मान लो अपना पहला आइसोकॉन्ट है। अब इस आइसोकॉन्ट के हर पॉइंट पे, हम कोई भी पॉइंट पिक करते हैं, हर पॉइंट पे जो स्लोप है आइसोकॉन्ट का दैट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम। आइसोकॉन्ट के किसी भी पॉइंट पे स्लोप सेम रहने वाला है। ऐसा किस केस में होता है? ऐसा तब होता है जब आपका जो कैपिटल है और जो लेबर है ये एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हों। अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब हुआ कि आप कैपिटल को लेबर से भी रिप्लेस कर सकते हो और लेबर को कैपिटल से भी रिप्लेस करना पॉसिबल है। बोथ आर इक्वली गुड। तो हम ये भी कर सकते हैं कि मान लो जो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम ये भी कर पा रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्शन में सिर्फ कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारा प्रोडक्शन उतने का उतना ही हो रहा है जो Q1 पे हो रहा है। Q1 के बाकी पॉइंट जितना ही हम प्रोडक्शन यहाँ पे भी कर पा रहे हैं। या अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या, इस पॉइंट पे प्रोडक्शन के लिए हम कैपिटल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कैपिटल इज़ ज़ीरो है और सिर्फ लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर भी हम Q1 पे बने हुए हैं। या बीच का हम कोई भी पॉइंट पिक कर सकते हैं, थोड़ा कैपिटल थोड़ा लेबर, ऐसा हम कुछ भी कर सकते हैं और हम उसी लेवल के प्रोडक्शन को कर पाएंगे। तो एक ही आइसोकॉर्ड पे हम बने हुए हैं। तो जो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है वो शो क्या करता है? लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन शो करता है एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है दैट इज़ इन्फिनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन्फिनिटी है, इसका मतलब K और L जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के। और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो इसको कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज चेंज इन कैपिटल अपॉन लेबर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन MRTS। अब MRTS क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन विच इज़ द स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट्स। तो हमने क्या बोला, आपका जो आइसोकॉन्ट है उसका स्लोप तो बराबर है, हर जगह पे स्लोप में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अगर परसेंटेज चेंज इन कैपिटल अपॉन लेबर कुछ भी हो, कोई भी नंबर है, परसेंटेज चेंज इन कैपिटल अपॉन लेबर एक सर्टेन नंबर है, और आपका जो MRTS में चेंज है वो कुछ भी नहीं है, दैट इज़ ज़ीरो। तो MRTS में परसेंटेज चेंज इज़ ज़ीरो, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो ये वो वाला केस है जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ इनफाइनाइट। तो इस तरह से इसको शो किया जा सकता है, दिस इज लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये Q2 और Q3 क्या है? तो हम देख रहे हैं Q1 जो है ये एक आइसोकॉन्ट है, और आइसोकॉन्ट का मतलब आपका एक ऐसा ये लाइन शो कर रहा है जिसके हर पॉइंट पे इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा। अब क्योंकि हमें लेवल ऑफ प्रोडक्शन को सेम रखना है, इस वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कैपिटल लेबर दोनों को एक्सीड कर दें या दोनों को डिक्रीज कर दें, क्योंकि अगर आप कैपिटल लेबर दोनों इंक्रीज कर दोगे तो ऐसे केस में प्रोडक्शन सेम नहीं रह पाएगा, प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा। और ना ही हम दोनों को डिक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से प्रोडक्शन का लेवल कम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब आप कैपिटल को बढ़ाते हो, कैपिटल का अमाउंट बढ़ाने लगते हैं, तो हम लेबर को डिक्रीज़ करते हैं। उसी तरह से जब लेबर को बढ़ाते हैं तो हम कैपिटल को डिक्रीज़ करते हैं। अब मान लो अगर हम दोनों को एक्सीड कर दें तो हम मूव कर जाएंगे फ्रॉम Q1 टू Q2, क्योंकि अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब Q2 के हर पॉइंट पे लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज़ अगेन गोइंग टू रिमेन द सेम। Q1 से ज़्यादा होगा Q2 पे, पर Q2 के हर पॉइंट पे लेवल ऑफ प्रोडक्शन सेम रहने वाला है। उसी तरह से और भी अगर हम कैपिटल लेबर दोनों इंक्रीज़ कर दें तो हम Q3 तक भी पहुंच पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फिक्स प्रोपोर्शंस प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कैपिटल और लेबर का जो रेशो है उसमें आप चेंज नहीं ला पाओगे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज
प्रोडक्शन को हम शो कर रहे हैं मिनिमम कैपिटल लेबर। इसका मीनिंग अभी हम समझते हैं क्या है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, फिक्स प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन है अपना, तो इसको हम यहाँ से इस डायग्राम से शो करते हैं। अब इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा आइसोकोंट है वो एल शेप है, एल शेप का है सारा का सारा। एल शेप का होने का रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आइसोकोंट का फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग हम समझ चुके हैं कि इसके हर पॉइंट पे प्रोडक्शन इज गोइंग टू रिमेन द सेम। ओके, अब चाहे मैं यहाँ प्रोडक्शन करूँ तभी भी उतना प्रोडक्शन होगा, अगर मैं इस कॉर्नर पे प्रोडक्शन करूँ तभी भी प्रोडक्शन का लेवल उतना ही है, और अगर मैं यहाँ प्रोडक्शन करना चाहूँ तभी भी प्रोडक्शन का लेवल उतने का उतना रहेगा। अब हम जो बात कर रहे थे कि जो मिनिमम लिखा हुआ था वहाँ पे MIN, राइट, ये देखो, हाँ, जो हम इसकी बात कर रहे थे कि मिनिमम क्यों, तो इसका रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ इस कॉर्नर पे प्रोडक्शन करें तो इस कॉर्नर पे प्रोडक्शन करने में मुझे कैपिटल कितना चाहिए, इतना कैपिटल रिक्वायर्ड है और इतना लेबर रिक्वायर्ड है। तो इतना लेबर चाहिए और इतना कैपिटल चाहिए और प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी कैपिटल जितना भी लेबर है उसका जो भी रेशो होगा, तो K/L वो जितना भी होगा, मान लो 1:1 है, तो ये 1:1 जो है यही सबसे बेस्ट पोजीशन है। हम इसी प्रपोर्शन में प्रोडक्शन करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर हम ऐसा करें कि हम कैपिटल बढ़ाने की सोचते हैं और हम सोचते हैं हम इस लेवल पे प्रोडक्शन करें, तो चाहे आप कॉर्नर पे प्रोडक्शन करो या आप यहाँ प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन का लेवल सेम रहने वाला है। पर हम यहाँ पे प्रोडक्शन क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करने का रीज़न ये है, यहाँ प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, कैपिटल को इतना और इंक्रीज़ करना पड़ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा कैपिटल हम क्यों यूज़ करें, जबकि हमें पता है कि ये एक्स्ट्रा कैपिटल बढ़ाने से भी हमारे प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। उसी तरह से कोई भी एक समझदार जो प्रोड्यूसर है इस लेवल पे भी प्रोडक्शन नहीं करेगा। रीज़न अगेन कि यहाँ पे आपको लेबर इतना बढ़ाना पड़ जाएगा पर प्रोडक्शन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो इस वजह से ये जो अपना फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन है, यहाँ पे कैपिटल और लेबर का जो रेशो है वो सेम ही रहता है, वो बढ़ता घटता नहीं है, क्योंकि बढ़ाने घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमारे प्रोडक्शन पे। इसलिए बेस्ट पोजीशन ये कॉर्नर वाला पोजीशन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम कैपिटल लेबर को मिनिमम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसी तरह से अगर हम और आइसोकोंट देखें, सब जगह यही केस है। यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे प्रोडक्शन होगा वही रीजंस के साथ जो हमने अभी डिस्कस किया, और अगर हम Q3 पे प्रोडक्शन करना चाहें अगेन इस कॉर्नर पे प्रोडक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दैट इज़ ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है? तो हमने पहले ही पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन K/L डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन MRTS। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन K/L इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। तो परसेंटेज चेंज इन K/L जो है वो ज़ीरो होगा, यानी न्यूमरेटर जो है वो ज़ीरो है, तो आपका आंसर जो फाइनली है वो ज़ीरो ही आने वाला है। तो इस वजह से, और ये ऐसा क्यों है, क्यों कोई चेंज नहीं हो रहा K/L के रेशो में, तो उसका रीज़न हमने देखा कि सिर्फ K या सिर्फ L को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन तो उतना ही रहने वाला है। तो अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, K/L दोनों को बढ़ाना पड़ेगा सेम रेशो से। तो हमने बोला मान लो यहाँ पे Q1 अगर हम अज्यूम कर लें कि 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन को शो करता है, और यहाँ पे इस प्रोडक्शन के लिए हमने क्या किया था, एक लेबर लिया और एक कैपिटल लिया। अगर मैं ऐसा मान लूँ तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ा सकते हैं, हमको दोनों को बढ़ाना पड़ेगा रेशो को अफेक्ट किए बिना। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर मान लो Q2 जो है वो 200 यूनिट्स को शो करता है या कुछ और यूनिट, 200 यूनिट्स को अगर हम अज्यूम कर रहे हैं शो कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो कैपिटल है, मान लो कैपिटल हमने 2 कर दिया, तो लेबर भी हमें उतना ही करना पड़ेगा। तो हमारा जो K/L का रेशो है दैट हैज़ नॉट चेंज्ड, तो रेशो उतना ही रहेगा, सिर्फ एक को बढ़ा घटा नहीं सकते आप, दोनों को बढ़ाओगे घटाओगे अगर होगा तो बिना रेशो को अफेक्ट किए हुए। तो हम देखते हैं ये है फिक्स प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, जहाँ पे सोल्यूशन जो है वो कॉर्नर सोल्यूशन हमें देखने में आता है कि प्रोडक्शन कॉर्नर पे ही किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे K/L का रेशो जो है दैट इज़ मिनिमम।
तो यही वाला केस हमें यहाँ पे शो किया जा रहा था। और एक बात और है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे इस केस में हम क्या बात कर रहे थे कि जो कैपिटल और लेबर है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स थे, पर यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेबिलिटी तो है ही नहीं, तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज जीरो, विच मीन्स कि यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायग्राम से अगर हम इस प्रोडक्शन फंक्शन को शो करना चाहें तो हमारा डायग्राम ये बनता है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा आइसोकोंट है वो ना इस तरह का है स्ट्रेट लाइन, ना ही वो एल शेप का है, इन दोनों से अलग है। ये एक्चुअली क्या है, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन वाला केस है। तो इन दोनों के बीच का लेवल हम बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच का लेवल है ये। ऐसा कैसे, यहाँ पे अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है वो कितनी है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे इन्फिनिटी था, यहाँ 0 और यहाँ पे 1। अब 1 का क्या मतलब हुआ, तो अगेन हमारा फॉर्मूला क्या था इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, दैट वाज परसेंटेज चेंज इन के अपॉन एल अपॉन परसेंटेज चेंज इन MRTS, ये था। और अब हम ध्यान से देखें अगर, तो ये जो स्लोप दिख रहा है हमको, आइसोकोंट का जो स्लोप है, ये स्लोप लेफ़्ट टू राइट जो है वो कम होता चला जाता है। अगर मैं इस Q1 पे पॉइंट्स बना दूँ, लेट्स से दिस इज़ पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड देन पॉइंट 3, अगर हम ऐसा करते हैं या इसको ABC कोई भी नाम दे दो, तो हम बोलेंगे इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो ज़्यादा है और इस पॉइंट पे स्लोप कम होगा सबसे ज़्यादा इन तीनों में से। साथ में जो K अपॉन L की हम बात करते हैं, तो हम खुद से ही सोच सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो K है वो डेफिनेटली ज़्यादा है इस पॉइंट से। तो हमारे A पॉइंट, अगर इसको A नाम हम दे दें, तो A पॉइंट पे जो K है वो इस C पॉइंट पे K से ज़्यादा है। तो ऐसे केस में सोच के देखें तो K अपॉन L का जो रेशो है वो ऑफकोर्स इस वाले पॉइंट पे ज़्यादा मिलेगा हमको, ठीक है। इसका मतलब हम जितना अगेन लेफ़्ट टू राइट जाते जाएंगे, हम देखेंगे K अपॉन L का रेशो भी कम होता चला जाएगा। तो A टू C, इस पॉइंट को हम A बुला रहे हैं और इस लास्ट वाले पॉइंट को हम C बुला रहे हैं। तो A टू C जो स्लोप है वो भी रिड्यूस हो रहा है, MRTS वो भी रिड्यूस हो रहा है, साथ में K अपॉन L का रेशो भी रिड्यूस हो रहा है क्योंकि कैपिटल भी कम होता जा रहा है। अब अपने फॉर्मूले पे अगर हम वापस आएँ तो क्या था इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, परसेंटेज चेंज इन K अपॉन L। तो हमने देखा K अपॉन L उस रेशो में जितना भी परसेंटेज चेंज हुआ अपॉन में परसेंटेज चेंज इन MRTS। अब इन दोनों में जो परसेंटेज चेंज है अगर वो सेम हुआ, हमारा न्यूमरेटर में जितना चेंज हुआ और डिनोमिनेटर में जितना चेंज हुआ, अगर ये दोनों सेम होगा तो फिर कट के आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 होगा तब जब आपका न्यूमरेटर विच इज़ परसेंटेज चेंज इन कैपिटल अपॉन रेशियो, कैपिटल अपॉन लेबर, एंड आपका डिनोमिनेटर विच इज़ परसेंटेज चेंज इन MRTS, वो दोनों के दोनों बराबर होंगे, दोनों में परसेंटेज चेंज बराबर आएगा, तो तब हमें ये 1 देखने में आएगा। और हमने ये चीज़ सीखी कि लेफ़्ट टू राइट हम जब मूव करते हैं तो हमारा MRTS साथ में K अपॉन L का जो रेशो है दोनों ही कम होता है। और इस चीज़ से हम समझे कि सेम उससे हो रहा है, परसेंटेज चेंज जो है वो भी सेम जा रहा है, ठीक है। तो ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को हमें शो कर रहा है। नाउ CES प्रोडक्शन फंक्शन। तो CES प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये क्या है, इसके अंदर ये होता है कि जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है थ्रू आउट द आइसोकोंट। जैसे इसमें से हम कोई भी पिक कर ले, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर इसी को हम देखते हैं जिसके थ्रू हमने कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को शो किया था, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कितना है, वो 1 है, और ये 1 मेंटेन होगा पूरे के पूरे आइसोकोंट पे। यानी अगर हम Q1 की बात कर रहे हैं तो उसके हर पॉइंट पे जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दैट इज़ गोइंग टू रिमेन
1। तो इसका मतलब ये जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो भी CES प्रोडक्शन फंक्शन का एक स्पेशल केस है, क्योंकि इसमें भी ये कांस्टेंट ही है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है। अब अगर हम इस डायग्राम पे आएँ, जिसका क्या नाम हमने बोला था, इसका नाम है फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, ये वाला जो था। तो इसमें प्रोपोर्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा था, ये वो वाला केस था। और इसको हम लियोनतीफ प्रोडक्शन फंक्शन भी बुलाते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी कितना है, 0। तो इलास्टिसिटी 0 है और ये भी पूरे आइसोकॉन पे 0 ही है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं आ रहा पूरे आइसोकॉन में। तो ये भी अपना CES प्रोडक्शन फंक्शन का के अंदर ही आएगा, उसके अंदर ही इसको स्टडी किया जाएगा। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दैट इज़ इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी है और थ्रू आउट है, तो ये भी CES प्रोडक्शन फंक्शन का ही केस है। अब सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो CES है क्या? CES का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका जो आइसोकॉन्ट है उस आइसोकॉन्ट पे जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे वो इन्फिनिटी है, 0 है, 1 है, 2, 3, वट एवर इट इज़, बस वो सेम रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इसी वजह से उसे कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम बुला रहे हैं। तो वो सेम रहना चाहिए। और इसका रेंज क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक इसका वैल्यू हो सकता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, तो ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो चाहे वैल्यू 0 हो, 0 के ऊपर कोई भी वैल्यू हो, इन्फिनिटी तक, तो तब तक हम इसको CES प्रोडक्शन फंक्शन जो है मानते हैं। ओके, अब अगर हम एक चीज़ देखें, ओके, फ्रॉम हियर जो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन था, इसमें हमने क्या बोला था, हमारा जो प्रोडक्शन है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, हमने शो किया। इसके बाद हमने बोला इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यहाँ A और B जो है, दीज आर पैरामीटर्स, A कैपिटल का और ये B लेबर का। अब क्या कर रहे हैं हम, मान लो हम इस फंक्शन को, जो ये फंक्शन हमने यहाँ लिखा हुआ है, इस फंक्शन को हमने यहीं पे लिख दिया और हमने क्या किया, कैपिटल को भी m से मल्टीप्लाई किया और लेबर को भी m से मल्टीप्लाई किया। मतलब दोनों चीज़ों को हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा मान के चलते हैं। जब हमने ये किया तो अब इसको अगर हम वापस से इस तरह से लिखें तो कैसे होगा। अब हमारे पास m भी आ गया है k के साथ में और l के साथ में। तो हमने देखा a एज इट इज़, m आ चुका है तो m एंड देन k। इसके बाद हमने b लिखा, m एंड देन l। अब हम देखते हैं दोनों में m है तो m को फैक्टर आउट किया जा सकता है। हमने m को फैक्टर आउट कर दिया और इस तरह से अब हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे m को फैक्टर आउट हम कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होमोजेनियस जो है फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है। तो अगर कैपिटल लेबर दोनों को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और उसको फैक्टर आउट करना पॉसिबल हो तो वो होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन जो है बन जाता है। अब हम देखते हैं इनके साथ में क्या केस है, क्या ये भी है या नहीं है। तो हमने बोला यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन था उसके फंक्शन को हम इस तरह से शो कर रहे हैं। देन वी हैव मल्टीप्लाइड k एंड l बोथ बाय m। फिर हमने इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, amk एंड देन दिस हैज़ बिकम bml कर दिया हमने। अब हम देख रहे हैं कि अगेन m दोनों के पास में है तो आप m को फैक्टर आउट कर पाओगे। ये ब्रैकेट अपना वापस एज इट इज़ ये वाला बन गया और m दोनों पे था तो हमने m को फैक्टर आउट कर दिया। तो यहाँ पे भी ये काम हो पा रहा है। तो ये होता है होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब इसको भी हम देख सकते हैं कि क्या ये है कि नहीं है। जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है इसको हमने इस तरह से लिखा और इसको इस तरह से शो किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये a हमें दिख रहा है, ये a शो करता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को, और ये हम देख रहे हैं k का जो एक्सपोनेंट है दैट इज़ a, या इसको अल्फ़ा से शो किया जाता है। और ये जो l है उसके ऊपर हमने b लिखा है, या इसको बीटा से शो किया जाता है। अब ये अल्फ़ा, बीटा और a और b ये क्या शो कर रहे हैं, ये आउटपुट इलास्टिसिटीज़ को शो कर रहे हैं ऑफ कैपिटल एंड लेबर रिस्पेक्टिवली। और आउटपुट इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, आउटपुट इलास्टिसिटी का मतलब ये हुआ कि अगर कैपिटल को एक सर्टेन परसेंटेज से हम बढ़ाएंगे तो आउटपुट में कितना चेंज आएगा,
या लेबर को अगर सर्टेन परसेंटेज से बढ़ाया जाए तो फिर जो हमारा आउटपुट है वो कितना ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे अपने जो एक्सपोनेंट्स हैं वो शो कर रहे हैं आउटपुट इलास्टिसिटीज ऑफ कैपिटल एंड लेबर। अब होता क्या है कि अगर ये जो आपका अल्फ़ा बीटा बोल लो या ए और बी बोल रहे हैं इस केस में, इसका सम 1 आए तो हम बोलते हैं ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को शो कर रहा है। अब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का क्या मतलब हुआ कि आपने इनपुट को जिस परसेंटेज से बढ़ाया है आपका आउटपुट भी उसी परसेंटेज से बढ़ गया, जितना इसमें चेंज लाया गया उतना ही उसमें भी आ गया। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर ये जो अल्फ़ा बीटा है या ए प्लस बी है अगर ये 1 से ज़्यादा हो तो दैट वुड मीन कि ये जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है ये शो कर रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, विच मीन्स हमने जितने परसेंटेज से कैपिटल और लेबर को बढ़ाया है हमारा जो प्रोडक्शन है वो उससे ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ जाएगा, ज़्यादा उसमें चेंज देखने में आएगा। और उसी तरह से अगर ये अपना अल्फ़ा बीटा जो होगा उसका सम लेस देन 1 होगा तो दैट वुड मीन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कि हमने जितना परसेंटेज चेंज लाया अपने कैपिटल और लेबर के अंदर, इनपुट्स के अंदर, हमारा जो क्वांटिटी है आउटपुट है उसमें उससे कम चेंज हमें देखने में आएगा। तो ये इस तरह से होता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कैपिटल है लेबर है दोनों में क्या किया, m से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब m से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसको जब इस तरह से लिखने की हम कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, a था टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी उसको हमने लिख दिया। इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, k है जिसको हमने m से मल्टीप्लाई किया है तो हमने अंडर ब्रैकेट डाल दिया mk और हमारा एक्सपोनेंट a। इसके बाद यहाँ पे हमने l को मल्टीप्लाई कर दिया बाय m और एक्सपोनेंट हो गया b। जब इसको ओपन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट दोनों पे आ जाएगा, यानी a हमारा एज इट इज़ रहेगा, देन m हुआ m का पावर a, k का पावर a, देन m का पावर b एंड देन l का पावर b। अब क्या हुआ, m एक बार आ रहा है विद द पावर a और दूसरी बार पावर b के साथ, तो इसको हम क्या करते हैं, m लिखने के बाद दोनों पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा, जो रूल फॉलो होता है। इसके बाद ये चीज़ हमारे पास वापस बच जाएगी और फिर से हम देखेंगे कि हम ये फंक्शन हमारे पास वापस आ गया, m फैक्टर आउट हो गया और ये a प्लस बी हमारे पास यहाँ पे दिखेगा। और अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जानना चाहते हैं तो हम इन फार्मूलाज को फॉलो कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमको पता चल जाएगा कितना है। और कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में वो 1 होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं हमारा एट द एंड रिजल्ट 1 आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। ओके, अब यहाँ हम क्या देख सकते हैं, जो अपना आउटपुट है वो अब किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है वो हम देख पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो गामा का सिंबल है दैट इज़ शोइंग फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ये सिंबल हमें शो कर रहा है शेयर पैरामीटर। इसके बाद हम देख रहे हैं के एंड देन ऊपर जो सिंबल है एक्सपोनेंट, इस सिंबल को हम रो बुलाते हैं। तो ये रो जो सिंबल है ये शो करता है सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर को। तो ये जो रो है वो हम देख सकते हैं इस तरह से आएगा। और ये देखो फॉर्मूला, तो अगर रो कैलकुलेट करना हो, ये तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला है, अगर हम रो कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं, रो इज़ इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये अपना यहाँ हो गया। एंड देन ये जो ई है ये हमें शो कर रहा है डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, कि होमोजेनिटी का डिग्री क्या है। अगर इस ई का वैल्यू जो है 1 आ जाए तो इसका मतलब ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को शो कर रहा है। अगर 1 से ज़्यादा हो तो हम कहेंगे ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को शो कर रहा है, और अगर 1 से कम हो तो हम बोलेंगे ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को शो कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम रो की। तो अगर रो का वैल्यू 1 जा रहा हो तो हम बोलेंगे वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फंक्शन को शो कर रहा है। अगर रो का वैल्यू 0 है तो हम कहेंगे ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये वो वाला केस है। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाए तो हम कहेंगे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस को शो कर रहा है, यानी लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये उसको शो कर रहा है। तो दिस इज़ आवर CES प्रोडक्शन फंक्शन। और अगर हमें ये सारी वैल्यूज़ पता हो तो हम पता लगा पाएंगे कि हमारा प्रोडक्शन कितना है।